हेलो दोस्तों, एंकर शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। लगातार बच्चों का कॉल है कि सर कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेहतर है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसी संदर्भ में बात है आज। दोस्तों, सबसे पहले कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो चयन होना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सभी विषय अंकदायी हैं, स्कोरिंग हैं और सभी विषय सहज हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि सर फलाना सब्जेक्ट ज्यादा स्कोर कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जरूरी है कि किन किन चीजों को ध्यान में रखकर सब्जेक्ट का चयन करें। आज जो हमारा विषय है वो है इतिहास को लेकर, हिस्ट्री को लेकर कि क्या हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कितना तैयारी पे इस पे अंक मिलेगा, यही मुद्दों पर है। दोस्तों, सबसे पहले कि हिस्ट्री का देखें तो विशेषता क्या है, क्यों हिस्ट्री ऑप्शन लिया जाए। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो लिख के आए हैं। पहला कि ये रुचिकर और सभी के लिए सहज है। निश्चित तौर पर हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे लगभग सभी बच्चे, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं, जब वो सिविल की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री के साथ उनका एक तारतम्यता स्थापित हो जाती है। वो काफी ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि वो इंसान के बारे में, राजा महाराजा जो भी हैं या फिर आधुनिक बात कर लेके चलते हैं, तो हमारी चीजों को वहीं लिखा रहता है, तो अपने आप को उससे कोरिलेट कर लेते हैं। तो बहुत सहज होता है और इंटरेस्टिंग भी है। दूसरा है कि यह एक बार की तैयारी। दोस्तों, जो बच्चा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री की तैयारी किया होगा, अगर वो ढंग से किया होगा तो आगे चल के उसको जरूरी नहीं होता फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए किसी क्लास करना। तो आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लें, फिर उसको आप बार बार बस अभ्यास करके एक बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो एक बार तैयारी, खास तौर पे आप अगर बीए किए हो तो पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में अगर आप देते होंगे एग्जाम वगैरह, तो यहाँ जो तैयारी किए होंगे उसी का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप जो नहीं किया हो, अदर सब्जेक्ट का बच्चा, तो वो भी 3, 4, 5 महीने, 6 महीने हार्डली अगर एक बार ढंग से तैयारी कर ले तो निश्चित तौर पे उसे फिर दोबारा बहुत ज्यादा उसमें अपडेट करना या मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा है कि यह अंकदायी सब्जेक्ट है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। बहुत सारे लोगों को कहना होगा कि हिस्ट्री में नंबर गिर रहा है, कारण भी बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि अंकदायी नहीं है, इसमें भी 200 पहुंचा जा सकता है, 190, 180 तक पहुंचा जा सकता है। फिर इसके बाद है कि सामान्य अध्ययन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कैसे, वो भी बताएंगे। हिस्ट्री तो सेगमेंट है ही, इसके अलावा और भी अंतः विषय जो होता है उसमें हिस्ट्री की क्या भूमिका है, ये भी बताएंगे। फिर है इसका सीमित दायरा। निश्चित तौर पर कुछ बच्चों का कहना है कि सर बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसका सिलेबस ब्रॉड है। कौन सा सिलेबस ब्रॉड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसमें सीमित दायरा है। कहने का मतलब कि अगर 3 क्वेश्चन सेगमेंट ए से लिखना है जिसमें एंशिएंट और मिडेवल है, दूसरे सेगमेंट में मॉडर्न और वर्ल्ड है, तो सीमित है। आपको बहुत बड़े एरिया नहीं करना है, बस कुछ एरिया करना है और एक क्वेश्चन वहां से लिखना है। जो खंड आपको ज्यादा अच्छा लगा उससे 2 प्रश्न करना है। तो इस तरह से देखें तो बस सीमित दायरा के अंदर रखकर 3 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाते हैं। तो ये चीजें हैं इस पर। अब धीरे धीरे एक एक चीज पर हम आते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। तो दोस्तों, रुचिकर और सहज है, ये तो बिल्कुल आप जान रहे हैं। सभी विषय, सभी जो भी विषय कैंडिडेट हो, सभी को हिस्ट्री पढ़ना ही है और सहज है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा है कि एक बार तैयारी, ये भी जनरली देखा जाता है कि आप एक बार तैयारी कर लिए तो अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तीसरा जो है, जो अभी विवाद में भी होगा कुछ बच्चों के मन में, कि क्या हिस्ट्री से अंक लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लाया जा सकता है। और खुद मेरे कई कैंडिडेट हैं जो 190 के आसपास पहुंचे हैं, 64 में भी पहुंचे हैं, 63rd तो टॉपर ही हिस्ट्री से रहा है, 60-62 में भी लगातार 190, 180 इस तरह से लाए। अब 200 प्लस, तो 200 प्लस बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट, ऐसा नहीं है, हो सके कोई लाया हो। अब हमें तो बिल्कुल ये पता नहीं है कि कौन कितना लाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि 130, 140, आप जिस अनुसार लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। इसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा बात चाहेंगे कि इसमें परिवर्तन कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले कि इतिहास के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसकी प्रवृत्ति काफी बदली है। दोस्तों, इधर देखे होंगे कि एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, चारों में जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। पहले जो पूछे जा रहे थे उससे बिल्कुल अंतर है, लेकिन जो इतिहास का तैयारी का जो चीजें हैं वह अभी भी वही पूर्वाग्रह से लिखते हैं, वही ढर्रा,
वही पैराग्राफ में चीजें लिखना और सोचते हैं कि 200 के करीब पहुंच जाए, जो असंभव है। आपके बदलते स्वरूप में अपने आंसर को भी नए तरीके से लिखना होगा। और इसके अलावा लेखन में क्या क्या परिवर्तन करना है यह भी जरूरी है। तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा भी कर लेते हैं कि लेखन में क्या क्या परिवर्तन चाहिए। लेखन में परिवर्तन, इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, तो पहला है प्रश्न की मांग को समझना। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज भी बच्चे प्रश्न की मांग को नहीं समझते हैं और लिख उसी तरीके से रहे हैं। प्रश्न की मांग को समझना। अब प्रश्न जिस अकॉर्डिंग से पूछा गया है उसका जरूरी है कि उन चीजों को आप लिखें। ये नहीं कि कुछ भी पॉलिटिकल इशू पूछा गया है आप सोशल और इकोनॉमिकल इशू लिख के चले गए। दूसरा बात है कि इसमें सब आप प्रश्न का चयन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रश्न देखते होंगे तो दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक विश्लेषणात्मक वाला प्रश्न और एक सिंपल प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न सिंपल में 1857 की क्रांति का कारण और परिणाम की चर्चा करें। अब ऐसे प्रश्न आप लिख के आएंगे तो निश्चित तौर पे आप जो नंबर सोच रहे हैं उतना नंबर नहीं आता है। लेकिन अब यही प्रश्न है कि क्या 1857 का जो विद्रोह था वह आधुनिकता और बर्बरता और आधुनिकता के बीच विरोधाभास पर प्रश्न आता है। तो ऐसे प्रश्न हम चयन करते हैं तो निश्चित तौर पे स्कोरिंग भी अच्छा मिलेगा। तीसरा जो इसमें आता है कि अनुपात का प्रयोग। मान लीजिए कि 1857 कोई भी प्रश्न हो, कारण और परिणाम दोनों पूछा गया, बच्चे ने स्टार्ट किया लिखना और कारण पे लंबा 2-3 पेज चला गया। जब देखा कि अरे समय तो कम है जो हमने समय बनाया, तो कारण के बाद परिणाम पढ़ाते हैं और बस आधा पेज निकल के चले जाते हैं, 5-6 पॉइंट डाले छोड़ दिए। तो जो प्रश्न पूछा गया होगा आपका, अगर उस प्रश्न का जो कारण और परिणाम दोनों बराबर बराबर अनुपात में नहीं दिए होंगे तो आपको नंबर सही नहीं मिलेगा, कम नंबर मिलेगा। फिर समस्या वही आती है कि आपको पहले से ही कारण और परिणाम को बिल्कुल बराबर बराबर लिख के तैयार रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है कि जो प्रश्न पूछे जा rहे हैं उसमें थोड़ा नए तरीका से प्रयोग करते हुए स्केचिंग लिखें, डायग्राम बनाएं, कुछ अगर मैप वगैरह है तो मैप बनाएं। इसके अलावा पॉइंट फॉर्म में, जैसे कि प्रश्न मान लीजिए कारण परिणाम पे आता है तो कारण परिणाम वाले प्रश्न पे आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ पढ़ने में समस्या आती है, तो वहां पर आप चाहें तो पॉइंट फॉर्म में लिख के दिखा दें, वो ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। दूसरा है कि स्केचिंग और डायग्राम का प्रयोग करना सीखिए आप लोग। जो बार बार मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी चीज को आप लिख रहे हैं तो उसको स्केचिंग को दर्शा दीजिए। अगर मान लीजिए कुछ आंकड़ा हो तो आंकड़ा या फिर कोई कथन वगैरह हो, किसी डिबेट वाले मुद्दा को आप लिख रहे हैं और 2-3-4 इतिहासकारों ने अलग अलग बयान दिया है, उसे बॉक्स बना के लिख के दिखा दीजिए कि इनका ये विचार था, इनका ये विचार था, तो बॉक्स में पढ़ना आसान हो जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे जैसे कि मान लीजिए धन का निष्कासन सिद्धांत है, धन का निष्कासन में कितना पैसा क्या गया, जो जो अगर मुद्दा वगैरह है तो आप उसको आंकड़ा को दिखा सकते हैं। अगर मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य का विकास अगर है तो मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य का विकास किस मैप पर बना गया था, कैसे हम लोग सिल्क रूट का पालन किए थे, तो यहाँ भी आप चाहें तो जोड़ के दिखा सकते हैं, मैप बना सकते हैं। तो कई ऐसे प्रश्न हैं। आप मान लीजिए कि अशोक का साम्राज्य विस्तार आ रहा है, गुप्तकालीन पॉलिटिकल व्यू जो पूछा जा रहा है, और मान लीजिए समुद्रगुप्त का जो नीति है वो है, तो नॉर्थ के साथ क्या, साउथ के साथ का क्या है, तो वो आप इंडिया का मैप बना कर दिखा दीजिए कि इन चीजों में कौन सा नीति अपनाई गई थी, इन चीजों में कौन सी नीति अपनाई गई थी। तो इस प्रकार अगर मैप आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पर 2-3 नंबर 4 नंबर आपका बढ़ता है। अब हर प्रश्न में 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके कुल मिलाए तो 15-20 नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये सब आपको करना होगा, ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं चलने वाला। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक
अंतः विषय को समझना, अंतः विषय संबंध पर समझ विकसित करना। जनरली जब मुद्दा उठता है तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की ओर भी जाते हैं, जैसे इकोनॉमिकल हो गया, व्यापार वाणिज्य खाते में देखते हैं कि उसमें आता है मोहम्मद बिन तुगलक की नीति में, या फिर खासतौर पे आप अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। तो ये थोड़ा सा यहाँ इकोनॉमिक्स वाला मुद्दा है, उसको करेंट से जोड़ दीजिए। फिर आप लिखते हैं जैसे टीपू सुल्तान के बारे में, तो टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया, तो फ्रांसीसी क्रांति से जो लिया गया वहां से वो दीजिए, या फ्रांसीसी क्रांति लिख रहे हैं भारत का क्या प्रभाव पड़ा वो भी एक का पॉइंट दिखा सकते हैं। तो एक दूसरे को अंतः विषयक, हिस्ट्री को थोड़ा ज्योग्राफी से, थोड़ा पॉलिटी से, थोड़ा इकोनॉमिक्स से। अगर आप अशोक के बारे में लिख रहे हैं कि अशोक की नीति या धम्म नीति या जो भी है, तो उसका वर्तमान में खासतौर पर संविधान में जो हमारी नीतियां लिखी, जो लोक कल्याणकारी राज की भूमिका अदा किया जा रहा है, इसको दिखाइए कि ऐसा नहीं ये चीज अशोक ने ही शुरुआत की थी और आज भी ये किस तरह से प्रासंगिक है। अभी देखेंगे कि हड़प्पा को वर्तमान से जोड़ के दिखाया जा रहा है, पूछा गया प्रश्न है। तो ये चीजें आपको करना होगा। इसके अलावा जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधुनिक शोध एवं विचारों का गहन अध्ययन, आधुनिक शोध एवं विचारों का गहन अध्ययन। दोस्तों ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन वर्तमान में जो प्रश्न देख रहे होंगे वह लगभग प्रश्न कथन पर आधारित आ रहा है। तो जो प्रश्न की प्रवृत्ति है यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। अब ट्रेडिशनल प्रश्न ना पूछकर जो वर्तमान में शोध कार्य किए जा रहे हैं उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे आइए हम चर्चा करते हैं। सीधे एड कर देते हैं, ठीक है। कथन, कथन से देखिएगा खासतौर पर कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मौर्योत्तर काल एक अंधकार युग था, जो प्रश्न पूछा भी गया है। अब ये विचार है मौर्योत्तर काल एक अंधकार युग, और 90% बच्चे जो टेस्ट मैंने लिया है उसमें यही लिखा है कि हाँ एक अंधकार युग था। लेकिन अभी जो शोध कार्य किए गए, खासतौर पे श्री कृष्ण माली सर का जो आर्टिकल अगर पढ़ते हैं तो उसमें था भी, ध्यान से माली जी का पढ़ते हैं, उसमें था कि यह अंधकार युग नहीं था। क्यों? क्योंकि इस समय निश्चित तौर पे जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह खंडित हुई थी, केंद्रीकरण का दौर आया था, लेकिन सामाजिक उत्थान देखते हैं इसमें होता है। फिर धार्मिक के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा उत्थान हुआ, आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। फिर इसके बाद कला और साहित्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ है। तो ये 4-5 सेक्टर है जहां पर काफी ज्यादा विकास हो रहा है, उस युग को अंधकार युग कैसे कहेंगे? तो जरूरी है कि पहले चीजों को समझना, नए शोध नए विचार जो आ रहे हैं उसको देखना, और तब इस पर प्रमाण दीजिए। तो सारा यहाँ पर प्रमाण क्या क्या हुआ है, तो लास्ट में कंक्लूजन यही होगा कि निश्चित तौर पे इस समय राजनीतिक स्थिति गिरी है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला आदि कई क्षेत्रों में प्रगति हुई। तो इन आधार पर इसे एक अंधकार युग कहना बिल्कुल तर्कहीन प्रतीत नहीं हो रहा। तो ये तो आपको करना होगा ना। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल को एक युग विभाजक अध्याय के रूप में देखना कहां तक सहमत? तो आप पूरा का पूरा, बहुत बच्चे क्या किए हैं कि मौर्य काल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी ये चीजों लिख के बस हो गया। भैया आपको ये कंटेंट लिखा है वो ट्रेडिशनल है, प्रश्न है एक युग विभाजक अध्याय, मतलब इससे पहले और इसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे परिवर्तन, मौर्य काल में क्या परिवर्तन हुए और आगे चल के उस पर जो बेस है वो दिया गया। आप ये लिखिएगा तभी नंबर आएगा। एक
टीचर हैं, बोलना नहीं चाहिए ना, बहुत से नामी गिरानी हिस्ट्री के टीचर हैं, उनका एक विश्लेषण देखा था मैं, और इसमें जो प्रश्न था कि क्या गुप्त काल एक स्वर्ण युग है, गुप्त काल एक स्वर्ण युग के रूप में, और उन्होंने भी यह प्रमाणित कर दिया कि हाँ एक स्वर्ण युग है। बच्चे तो करते ही। दोस्तों जरूरी है कि किसी भी तथ्य या कथन तक पहुंचने के लिए जो मूल आधार है उसको देखना। आप जब देखते हैं तो गुप्त काल में आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, मौर्योत्तर इतनी बेहतर है नहीं, सामाजिक स्थिति भी काफी खंडित हो रहा है, धार्मिक जटिलताएं बढ़ रही है, राजनीतिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण और कह सकते हैं सामंती व्यवस्था तो यहां भी पतन। तो केवल कला के क्षेत्र में और इसमें भी विशेष स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी प्रगति हुआ। तो एक क्षेत्र के लिए आप पूरे युग को स्वर्ण युग नहीं कह सकते, हाँ ऐश्वर्य युग जरूर कह सकते। तो ये चीजों को आपको प्रमाण दिखाना होगा, यहां काटना है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में था, इस कथन से कितना सहमत है? आलोचनात्मक समीक्षा, और सब के सब दिए हुए हैं कि हाँ राष्ट्रीय आंदोलन था। भैया राष्ट्रवाद का जब विकास ही नहीं है तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन कैसा? इसके अलावा देख रहे हैं कि जितने भी आंदोलन किए गए वो क्षेत्रीय मांगों के लिए किया गया, चाहे वो कुंवर सिंह हो, चाहे झांसी की रानी हो, या फिर नाना साहेब हो, सभी ने बस अपने क्षेत्र की मांग को उठाया, राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही नहीं। तो ऐसे प्रश्न के लिए जरूरी है कि तथ्य आप दीजिए और उसके बाद खंडन कीजिए और नए जो विचार चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जरूरी है कि जब आप इन चीजों को लिखते हैं तो ही आपको नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो कॉपी चेक हो रहा है वो पुराने तरीके से नहीं, एक एक चीजों को देखकर वित्ता नाप कर, जो पहले विचार रहा था कि वित्ता से नापाता है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा वित्ता से नापने वाला। आप लिखेंगे तभी आपके स्कोर मिलेंगे, ठीक है। इसके आते हैं अंतः विषय सामान्य अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों हिस्ट्री की भूमिका आप लोग जानती हैं कि जीएस के पेपर 1 के अंतर्गत सेक्शन ए जो है वो हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो वो तो आपको मदद मिलना ही मिलना है। इसके अलावा देखते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जहां आपकी भूमिका बढ़ती है, जैसे कि इकोनॉमी वाला खंड हो गया, पॉलिटी वाला खंड हो गया, ये खंड में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हिस्ट्री का होता है। आप जब हिस्ट्री लिखते हैं और अभी वर्तमान में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कर व्यवस्था या फिर आप मान लीजिए बाजार व्यवस्था, अभी देखते होंगे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था कैसे नुकसानदेह है उसके लिए पूरा का पूरा आप दिखा दीजिए जलालुद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण कि कैसे नियंत्रण किया और आर्थिक स्थिति का पतन हुआ है और खिलजी जो वंश थी धीरे धीरे पतन की ओर चली। कई ऐसे मुद्दे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज है तो वहां भी आप जोड़ सकते हैं, चाहे वो अकबर की नीति हो, अशोक की नीति हो, तो ये सब चीजों को आप लिखें। और इसके अलावा आईआर में भी देखते हैं कि आईआर में एक विशेष महत्व होता है, खासतौर पर आधुनिक भारत का जो गांधी नेहरू का विचार है, तो इन विचारों से ही प्रेरित होकर आप आईआर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हिस्ट्री का जो खासतौर पर सामान्य अध्ययन में भूमिका है, न केवल हिस्ट्री में है बल्कि पॉलिटी में, इकोनॉमी में, आईआर में और कई सारे सोशल इशू जो चैप्टर करेंट में आएगा वो भी आप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर इसके अलावा है कि सीमित दायरा, तो बातें पहले भी हम कर चुके हैं कि देखने में भले ही यह आपको बड़ा लगे खंड, हिस्ट्री बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन ब्रॉड के साथ साथ समस्या क्या है इसमें, क्या फायदा क्या है कि इसमें जो प्रश्न लिखने होते हैं 6 प्रश्न, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी से, ए में आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल, यहां से 3 करना है, और इसके अलावा देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, यहां से भी 3 करने हैं। अब मान लीजिए कि आप एंशिएंट ये खंड करना है, कुछ नहीं, मॉडर्न देख लीजिए और मौर्योत्तर देख लीजिए, एक प्रश्न यहीं से हो गया।
आप गुप्ता कर ले रहे हैं, मौर्य मौर्योत्तर, 3 अच्छा पत्र बना लिए और बहुत होगा देख हड़प्पा देख लीजिए, 4 बस खंड देखना है, 2 प्रश्न आपके यहीं से पकड़ा गए। मिडेवल कुछ नहीं, केवल दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, 1 प्रश्न पूछना ही पूछना है, छोड़ दीजिए आप मुगल काल या अन्य दुनिया जान मार्था त्राठा को भी कोई जरूरी नहीं है। तो आप यहां से ही चाहें तो 2 + 1 3 क्वेश्चन कर ले जाइएगा, बहुत आसान है। फिर इसके अलावा मिडेवल और मॉडर्न और वर्ल्ड दोस्तों ज्यादा आसान है। आप देखिएगा तुलनात्मक रूप से जब प्रश्न आप कीजिएगा तो देखिएगा कि 10-12 टॉपिक कर लेना, 2 क्वेश्चन वहां से आना है, तो 2 वर्ल्ड से लिखिएगा, आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे। और फ्लैट क्वेश्चन होता है, बिल्कुल कह सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन या क्वेश्चन की स्वरूप हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना, कथन कारण में ऐसा नहीं है। 2 वर्ल्ड से और 1 मॉडर्न से। मॉडर्न में भी 1857 देखिएगा, हर साल लगभग 1 साल गैप करके क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा खासतौर पे देखें तो आप आर्थिक वाला चीज देख लीजिए या सामाजिक, बस आर्थिक और सामाजिक कर लीजिए, प्रश्न 2 यहां से 1-2 कर ही लीजिएगा। तो आप चाहें तो बस कुछ सेगमेंट में मात्र 20 से 25 दिन में अगर ढंग से तैयारी कर लेना तो हिस्ट्री में आपका 180 के करीब जा सकते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर नॉलेज चाहिए तो नॉलेज तो भी अथाह है, हिस्ट्री में आप जितनी पढ़े उतना ही कम है, लेकिन अगर पास करना है कम समय में तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड इंडिया का करें कवर और रिजल्ट आपके यहाँ। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास तथ्य, आपके पास कंटेंट, लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, कहाँ डायग्राम यूज करना है, किन प्रश्न को पॉइंट फॉर्म में लिखना है, इसे हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, स्केचिंग कहाँ करें, तो ये सब पहले से आपको करके रखना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत अच्छा होता है आप टेस्ट से जुड़ना या टेस्ट देते रहना। ये नहीं कह रहे हैं कि आप टेस्ट कोचिंग में जाकर लिखें, खुद से भी आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करें और समय के अंदर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अथाह सागर, लोग लिखने बैठते हैं तो लिखते ही रहते हैं। जी इसमें देखते ही होंगे एक एक क्वेश्चन को 7-8 पेज जाता है, और इकोनॉमिक्स वाले खंड में जब आते हैं तो क्वेश्चन छूटने लगता है और 2.5 पेज 3 पेज तक जाते जाते हालत खराब। तो चीजों को समझना होगा, सारगर्भित रूप से लिखना होगा, ऑथेंटिक वे में लिखना होगा, स्कोर आपको 180+ मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हिस्ट्री के कई सारे प्रश्नों को हम स्केचिंग के तरीके से लेकर आएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।